कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। और एक बार फिर मैं आपका अपनी सीरीज़ फिज़िक्स क्लास 12th क्रैक फाइनल एग्ज़ाम में आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और इस सीरीज़, इस मिशन में हम लोगों ने अब तक जो वीडियो डिस्कस कर ली है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। चैनल का नाम है ओम इंस्टीट्यूट, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ओम इंस्टीट्यूट। एंड अगर आपको सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं @OHMKKR के नाम से। एंड अब बात करते हैं आगे, देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी वीडियो पहले डिस्कस हो चुकी हैं और अभी हमें क्या क्या डिस्कस करना बाकी है। चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, बहुत अच्छा टॉपिक बताया गया है इस वीडियो के अंदर ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसका फंक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में काफ़ी अच्छा क्लियर किया गया है इसके अंदर। फैराडे लॉ हम पहले कर चुके हैं, साथ ही हम कर चुके हैं आपका लेंज लॉ और फैराडे लॉ अगेन। एंड फैराडे लॉ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉ कैसे काम करता है काफ़ी प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया है इसके अंदर। इसके अलावा हमने मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें कर लिया है, बायसार्ट्स लॉ कर लिया है, सेमीकंडक्टर्स कर लिया है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड ऑल्सो किरचॉफ्स लॉ, एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, electric field lines, interference of light, another compound microscope, astronomical telescope, photoelectric effect, and न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। टू पार्ट्स में है ये। एंड अगेन फुल वेव रेक्टिफायर। तो इतना कुछ हमने कवर कर लिया है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। आप एक बार इन वीडियो को उठा के ज़रूर देखिए, बार बार देखिए, जब तक आपको कंसेप्ट समझ ना आ जाए रोक करके देखिए, नोट्स बनाइए। मैंने नोट्स भी अवेलेबल करा रखे हैं अपनी टेलीग्राम चैनल पर, फिजिक्स बाय शंकर सर, आप ढूंढ सकते हैं उसके अंदर, तो आपको वहाँ पर इनके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए भाई, आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। और आज का टॉपिक है हमारा एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। आज का टॉपिक है हमारा एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इससे ट्रांसफार्मर के बारे में कि व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये हम पहले कवर कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे कि एनर्जी लॉस कैसे होता है ट्रांसफार्मर के अंदर इन एक्चुअल प्रैक्टिस। तो एनर्जी तो हर एक में लॉस होता है, आपको पता है, कोई भी सिस्टम है उसके अंदर कुछ ना कुछ हीट एग्जिट होती ही होती है। ट्रांसफार्मर में कैसे होती है ये देखते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। इन प्रैक्टिस द आउटपुट एनर्जी ऑफ ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट एनर्जी। ठीक है, जब भी हमें कहीं पर भी आउटपुट एनर्जी लेनी है एक्चुअल प्रैक्टिस में ट्रांसफार्मर के केस में, वो हमेशा ही इनपुट एनर्जी से कम रहेगी। इस बात को आप ऐसे समझिए कि किसी भी चीज़ का 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर अगर हम पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, तो हमारी गाड़ी में जो 1 लीटर पेट्रोल डाला है वो 100% एफिशिएंटली यूज़ नहीं होता। आप कोई एनर्जी ड्रिंक पीजिए, वो 100% आपको आउटपुट पे एनर्जी नहीं देगी। जनरली अगर हम इंजन्स की बात करते हैं, बेसिकली डीजल है, पेट्रोल इंजन, तो अप्रॉक्सीमेटली 40-45 के आसपास इनका परसेंट के आसपास इनका एफिशिएंसी रहता है। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि इनपुट एनर्जी, आप जितना इनपुट डालेंगे उतना आउटपुट नहीं निकलेगा। आप अपने एग्जाम में भी देख लीजिएगा, आप जितना जोर लगा के पढ़ रहे हैं, जितना आप एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं और जितना लिख करके आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप कभी सेटिस्फाई नहीं होते। आपकी हमेशा एक शिकायत रहती है क्या, कि नंबर कम आए, जितना किया था उससे कम आए, या जितना आप पढ़ते हैं उतना आपको लर्न नहीं रहता। तो ये कंसेप्ट है एग्जैक्टली, कभी भी जो आपका आउटपुट है, जो आपका आउटपुट रहेगा वो इनपुट के इक्वल नहीं आएगा। हमेशा जो आपका इनपुट है वो बड़ा रहेगा आउटपुट से। ठीक है, आउटपुट कह सकते हैं आपका हमेशा ही लेस रहेगा इनपुट से। मतलब अगर हम कहीं पे 100% डालेंगे अपना एफर्ट, तो उसका रिजल्ट 100% नहीं मिलेगा। डेफिनेटली वो हमें 50-50% तक, 70% तक मिल सकता है, लेकिन 100% कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे लॉसेस क्या क्या है इसके अंदर। बहुत सारे नंबर ऑफ रीज़न हैं इसमें एनर्जी लॉसेस के। तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं अभी एक बार, कौन कौन से रीजंस हैं वो।
फर्स्ट रीजन लॉस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और कैसे इसका लॉस होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में डिटेल जानने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई गई है, आप वहां जाके देख लीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली सिंगल लाइन में डिफाइन करना हो तो मैं कहूँगा कि किसी दिए गए एरिया में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। बहुत डिटेल और आपको डेप्थ समझना है तो आप इसकी वीडियो जरूर देखिए जो हमारे चैनल पे है, इस टाइम पर अपलोडेड है। तो ये होता क्या है, लॉस कैसे होता है, इसमें उसको हम समझते हैं। एक वर्ड आया है इसके अंदर सेल्डोम, और सेल्डोम वर्ड का मीनिंग होता है रेयरली, मतलब कभी कभी, या एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं कि जब भी आप कोई काम करते हैं हमेशा वो 100% परफेक्ट नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। आप खाना बना रहे हैं या आप कोई ऐसा स्टडीज कर रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन निकाल रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बिल्कुल सटीक पूरा 100% का एग्जामिनेशन पेपर हो गया है, ठीक है, परफेक्टली कभी भी नहीं हो पाता। तो सेल्डोम क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब हम कपलिंग करते हैं कोयल्स के बीच में, कोयल्स की कपलिंग, ये आपकी दिख रही है प्राइमरी कोयल आपके सामने, ये आप देख रहे हैं आपकी सेकेंडरी कोयल आपके सामने, ठीक है। तो इनके बीच में जब हम कपलिंग करते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि इनकी जो फिटिंग है वो 100% एक्यूरेट आ जाए, उसमें कहीं ना कोई गैप, कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कोई ना कोई दिक्कत रह ही जाती है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लीक कर जाता है, वो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल इनपुट वोल्टेज है वो आउटपुट पर हमें एज सच नहीं मिल पाती। आई होप समझ पाए होंगे कि जब हम इसको कपलिंग करके इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं और इसके बीच में से कोर, आयरन कोर को फिट कर रहे हैं, तो कभी कभी चांस है कि 100% एक्यूरेट फिट हो जाए, मैक्सिमम चांस है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से निकल के जा रही हैं इसके अंदर, वो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत लीक कर ही जाएंगी, 100% ट्रांसफर नहीं होगा डाटा, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी कोयल इज नॉट लिंक्ड अप टू द सेकेंडरी कोयल। जो प्राइमरी कोयल में से मैग्नेटिक फ्लक्स निकला है वो ऐसे का ऐसा सेकेंडरी कोयल में लिंक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इनपुट से आउटपुट वोल्टेज के बीच में वेरिएशन आता है। मींस इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होती है बट उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट एनर्जी, आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलती है ट्रांसफार्मर के केस में। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, आयरन लॉस। नेक्स्ट पॉइंट है आयरन लॉस। एक्चुअल आयरन कोर जो हम यूज़ करते हैं इन स्पाइट ऑफ बेस्ट लेमिनेशन, बहुत अच्छी लेमिनेशन हमने, फिर वही चीज़ है कि अगर आपको ये समझना है कि लेमिनेशन क्या है तो ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक पढ़िए, उसमें हमने बताया हुआ है कि जो कोर्स हैं वो क्या हैं और उन पर लेमिनेशन कैसे करना है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि अभी पिछले वाले में ही डायग्राम में है हमारे पास, जो ये आप देख रहे हैं, जो ये प्लेट लगी हुई हैं आर पार की, ये है कोर, ठीक है। बहुत नंबर ऑफ प्लेट्स ऐसे लगा दी जाती हैं, जोड़ दी जाती हैं इसमें, इनको हम कोर कहते हैं, और इनको हम लेमिनेट करते हैं इन स्पाइट ऑफ बेस्ट लेमिनेशन। बहुत अच्छा लेमिनेशन होने के बाद, मतलब दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन देम, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते एक दूसरे के साथ, वो टच नहीं हो सकते। बियॉन्ड दैट वहाँ पे एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अब एडी करंट क्या है, एडी करंट का पूरा चैप्टर है, पूरा टॉपिक है अपने आप में, उस पर भी हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे, लेकिन एडी करंट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे जरूर समझाऊंगा क्योंकि उसके बिना आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। एडी करंट, eddy current are currents which circulate in conductors like swirling eddies in the stream. They are induced by changing magnetic field and flow in the closed loop. यह डेफिनेशन है जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया गया है, swirling eddies। आप देखना कई बार पानी के अंदर जो होता है ना, एक कोई ऐसा छोटा सा कीड़ा टाइप का होता है जो ब्लैक कलर का होता है, बहुत तेजी से ऐसे ऐसे घूमता है उसके अंदर, स्रिलिंग, ठीक है। इसीलिए इसको एडी, उसे भी एडी कहा गया और इसको एडी करंट कहा गया क्योंकि ऐसे ही स्रिल कर रहा है। अब ये एडी करंट आया कहाँ से, प्रैक्टिकली समझते हैं, ये तो एक डेफिनेशन की बात है और प्रैक्टिकल समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगी डेफिनेशन। ये हमारे पास कोई कोयल है, हमने एक कोयल लगा ली, प्राइमरी सेकेंडरी छोड़ दीजिए, इसको सिर्फ कोयल मान लिए, प्राइमरी कोयल मान लीजिए, हमने यहाँ से एसी वोल्टेज लगा दी। अब डेफिनेटली इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड होगा। और इसके अराउंड भी जो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट हुआ है, इसके अराउंड करंट जनरेट होगा, और इसकी वजह से जो करंट जनरेट होगा उसे एडी करंट कहा गया है। ठीक है, एक देखिए समझिए, हमने पहले यहां से एसी वोल्टेज दिया, कॉइल के अंदर से पास हुआ, कॉइल के अंदर करंट पास हो रहा था, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से इसके फील्ड लाइन के अराउंड एक करंट जनरेट हुआ, जिसको एडी करंट कहा जाता है। सिंपली आप कह लें कि अगर जो हमारे पास एक मैग्नेट है, अगर हम इस मैग्नेट को यहाँ से बार बार रोटेट कराएं और यहाँ पर एक कॉइल लगा दें, तो इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। इसी को एडी करंट कहा गया। और ये एडी करंट सर्कुलर फॉर्म में काम करता है, इस तरह से सर्कुलरली काम करता है इसके चारों तरफ। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, कुछ ना कुछ जो अमाउंट ऑफ करंट है वो लीक हो जाता है, यहाँ पे आर प्रोड्यूस्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट्स मे हाउएवर बी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, एंड अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट प्रोड्यूस बाय द आयरन कोर। तो आयरन कोर में उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से लॉस्ट हो जाता है। अगर आप देखें कभी ट्रांसफार्मर को जो चल रहा होता है तो वो गर्म हो जाता है। मोबाइल का चार्जर अभी कभी फील किया हो आपने, तो वो चलते हुए गर्म हो जाता है। ठीक है, या आपने एसी कभी महसूस किया हो, जो ऊपर उसका लगा हुआ है सिस्टम, वो भी गर्म हो जाता है। तो गर्म होने का बेसिक कारण यही है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो आयरन कोर लगी हुई है वहाँ एडी करंट इंड्यूस हो रहा है, जो कि स्मॉल हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और उस हीट की वजह से वो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट गर्म हो जाते हैं। फैन चलते हुए गर्म हो जाता है, वो सिर्फ इसी वजह से हीट होती है उसके अंदर बेसिकली, कि एडी करंट वहाँ इंड्यूस हो रहा है और वो उसको हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर। तो ये था आयरन लॉस। और अगला टॉपिक है हमारे पास कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है, हम यहां पर एक क्वेश्चन पूछते हैं, और वो क्वेश्चन है विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सीधा आंसर है सिल्वर। सिल्वर, चांदी, जो गोल्ड उसमें आपके ऑर्नामेंट्स में भी यूज की जाती है, गहने बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि उसके बाद कौन सा है, तो फिर वो है कॉपर। बेस्ट कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर को, और मोस्टली जो यूज़ होता है वो कॉपर यूज़ होता है। सिल्वर बहुत महंगा है, कॉपर उससे थोड़ा सस्ता है, जिसकी वजह से इसका यूज़ भी किया जाता है। और आपने कॉमनली सुना होगा कि जो प्लॉट था उसमें हमने तारें डलवाई थी और वो तारें चोरी हो गई। क्यों हो गई चोरी? क्योंकि कॉपर की जो तार है उसको जो चोर है जिसने चुराई है, वो जला करके उसके अंदर से कॉपर निकाल लेगा। आपकी जो तार है लेमिनेटेड है बाहर प्लास्टिक, उसके अंदर कॉपर की इस तरह से वायर है, तो ये लेमिनेट को जला देगा, और लेमिनेशन को जलाने के बाद जो अंदर ये कॉपर की वायर है, जो अंदर ये कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर को बाहर निकाल लेगा। यानी कि अगर हम ऐसा माने कि तार ब्लू कलर की है और इसके अंदर जो कॉपर है वो अप्रॉक्सीमेटली ब्राउन कलर या रेड कलर का है, तो वो क्या करेगा, इस तार को जला देगा, जो ये तार है इसको जला देगा, जो इंसुलेटेड मटेरियल है, और जो इसके अंदर ये कॉपर है, इस कॉपर को निकाल करके बेच देगा। उससे अच्छा खासा प्राइस मिल जाता है उसका। महंगा है, इतना भी सस्ता नहीं है और इतना भी महंगा नहीं है। और इसके बाद अगर किसी मटेरियल की बात आती है तो एल्युमिनियम की बात आती है। एल्युमिनियम है, सीरीज में चलेंगे, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सेकंड वन इज द कॉपर एंड थर्ड वन इज द एल्युमिनियम। और कॉमनली यूज्ड की बात करें तो कॉपर जो है वो कॉमनली यूज्ड करते हैं हम अपने घरों में या कहीं भी इक्विपमेंट में लगाने के लिए। आप कभी रेगुलेटर लेने जाएंगे तो वहाँ भी ये बात आएगी कि सर एल्युमिनियम का चाहिए वाइंडिंग या कॉपर की वाइंडिंग चाहिए। एल्युमिनियम और कॉपर की वाइंडिंग में प्राइस में काफ़ी डिफरेंस मिलेगा आपको, तो आपको कॉपर वाइंडिंग में लेना है, दिस वन इज़ द बेस्ट। ठीक है, एल्युमिनियम वाइंडिंग भी चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर हम एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करें तो जो कोयल है, जो हमारे पास कोयल होती है वो ट्रांसफार्मर की, वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोसेस करती है। जैसे मैंने कहा अभी कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, देन कॉपर। इसका मतलब है कि हम सिल्वर नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम कॉपर यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना इसका भी। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि सुपर कंडक्टर बना हुआ है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, चार्ज के फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। आप देखना कभी जिस तार में करंट फ्लो कर रहा होता है उस तार में हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस प्रोसेस करता है। तो अ पार्ट ऑफ द एनर्जी लोस्ट, किस वजह से? हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल। जो कोयल लगा रखी है हमने कॉपर की, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है
उसकी वजह से कुछ हीट निकलेगी और उस हीट की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी, जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और हमारा अगला लॉस है हेट्रोसिस लॉस। क्या होता है हेट्रोसिस? काफ़ी बड़ा टॉपिक है, +2 में पहले सिलेबस में इंक्लूड था ये, अभी सिलेबस से बाहर कर दिया गया है इसको। ग्रेजुएशन लेवल पर हेट्रोसिस कर्व आपके पास आएगा। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको जरूर दूंगा कि हेट्रोसिस कर्व क्या होता है और एनर्जी लॉस कैसे होता है इसके अंदर। अगर हम किसी आयरन कोर को मैग्नेटाइज करते हैं, उसमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते हैं, फ्लक्स डेंसिटी उसमें से क्रॉस करते हैं, तो वो मैग्नेटाइज्ड होगा इस तरह से, वो मैग्नेटाइज्ड हो गया ए पॉइंट तक। और जब हम उसको वापस लाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने किसी इक्विपमेंट में वोल्टेज दी पूरी और फिर वापस ले ली, या पूरा का पूरा आपने 100 रुपए किसी गुल्लक में डाले और 100 के 100 निकाल लिए, ठीक है। लेकिन इसके केस में क्या होगा, जब हम किसी आयरन कोर को मैग्नेट बनाने के लिए, आयरन कोर को मैग्नेट बनाने के लिए मैग्नेटाइज करते हैं, तो वो मैग्नेट बन जाता है। लेकिन जब हम उस पे से मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हटाते हैं, जब हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हटाते हैं, तो एग्जैक्टली वो वापस इसी स्ट्रीम पर आना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। वो वापस जाएगा इस रास्ते से, ए टू बी, बी टू सी, और एक गैप बना लेगा इसके बीच में। मतलब अगर हम जीरो पर कर देंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हम जीरो कर देंगे, तो भी जो मटेरियल है उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची रहेगी, ठीक है। और उसको ठीक करने के लिए हम उसको और नीचे लाते हैं, तो नेगेटिव मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तब वो जीरो पे आता है। इसी को कहा गया है हेट्रोसिस कर्व। जो ये कर्व आप देख रहे हो, इस कर्व, और ये जब दोबारा नीचे की तरफ आएगा यहाँ से, और यहाँ से इसको लेकर जाएंगे, तो भी ये जीरो से नहीं जाएगा, फिर ये यहाँ से जाएगा, और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस पर मैग्नेटाइज करने के लिए। तो जब हम एक ही, अब आपको पता है ट्रांसफार्मर एक बार रख दिया जाता है, जब तक वो उड़ नहीं जाता, फूक नहीं जाता, जल नहीं जाता, तब तक कोई उसको देखता नहीं है। तो बार बार उसके अंदर से जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, जो उसके अंदर जो कोर लगी हुई है इसको कनेक्ट करने के लिए, जो ये कोर यहाँ पे लगी हुई है इसको कनेक्ट करने के लिए, ये तो है तो आयरन की ना, ये आयरन की कोर है, और आयरन की कोर को कोई देखने वाला नहीं है। बार बार इसमें से फील्ड लाइन जा रही हैं, और हर बार ये जो है एक हेट्रोसिस कर्व की तरह अपने आप को परमानेंट मैग्नेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब ये एक मैग्नेट बन जाएगा, पूरी तरह से नहीं होगा लेकिन मैग्नेट की तरह काम करेगा मैग्नेटिक फोर्स हटाने के बाद भी, ठीक है। दैट्स कॉल्ड हेट्रोसिस लॉस। द अल्टरनेटिंग करंट in the coil taps the iron core through complete cycle of magnetization, so energy lost in the heterosis। और जब ये दोबारा जीरो पे आके ऐसे वापस जाएगा, तो इस प्रोसेस में देखिए एक एनर्जी गैप आप देख पा रहे होंगे। जब इसको हमने जीरो किया तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा, और जब दोबारा मैग्नेटाइज किया तो भी हमें इस पे एक्स्ट्रा फोर्स ही लगाना पड़ा, ठीक है। तो इस एक्स्ट्रा फोर्स वाले प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होगा ना, तो वो यहाँ पर भी एक एनर्जी लॉस होगा यहाँ पे हेट्रोसिस कर्व की वजह से। अगला टॉपिक क्या है हमारा, इसमें अगली हेडिंग क्या है, दिस वन, मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शंस। ये क्या चीज़ है भाई? ये है द अल्टरनेटिंग करंट जो हम घरों में यूज़ करते हैं, दैट इज़ एसी करंट। अल्टरनेटिंग करंट आपको पता है इस तरह से लूप बनाता है, और डायरेक्ट करंट जो है वो सीधा चलता है। इसकी डेप्थ थोड़ा सा और डिटेल जानना है तो फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर के में ये करंट की लूप्स दिखाई हुई हैं। तो एसी करंट दैट्स कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हमारे घरों में आता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे घरों में एसी करंट आता है उसकी वोल्टेज होती है 220 और फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स। तो यहां देखते हैं, ट्रांसफॉर्मर मे बी सेटअप इट्स पार्ट्स इनटू वाइब्रेशन। एक बड़ा अच्छा साउंड सुनने को मिलता है। अगर आपका फ़ोन वाइब्रेशन मोड में बेड के ऊपर या किसी टेबल के ऊपर पड़ा हो और वो बजे, तो आपको एक आवाज़ आती है, लाइक दैट। और जो ये आवाज़ है इसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। कभी किसी ट्रांसफार्मर के पास से निकलना, आप स्पेशली समर्स के अंदर जब वो ट्रांसफार्मर ओवर वर्किंग में होता है पूरी तरह से, तो उसके साइड से एक हमिंग की आवाज़ आती है।
इस तरह की एक आवाज़ आप सुनेंगे, इस साउंड को हम हमिंग बोलते हैं, ठीक है। और एंड साउंड मे प्रोड्यूस्ड, इट्स कॉल्ड हमिंग, दस अ पार्ट ऑफ एनर्जी मे बी लॉस्ट ड्यू टू हमिंग। और इस हमिंग के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, तो कुछ हिस्सा वहाँ भी लॉस्ट हो जाता है। तो ये था एनर्जी लॉस किस किस तरह से होता है ट्रांसफार्मर में, पूरा इसमें समझाने की आपको कोशिश की गई है, जितने पॉइंट्स है उसके अंदर उनको लेते हुए और डिटेल डिस्क्राइब करने की मैंने कोशिश की है। आई होप आपको एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर के अलावा जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है थ्योरी ऑफ ट्रांसफार्मर, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और उससे अगली वीडियो में हम लोग एक नोट्स फॉर्म में बना के डालेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आएगा और आप उसको अटेम्प्ट किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप फिजिक्स बाय शंकर सर टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप उसी टेलीग्राम चैनल पर एक मैसेज डाल दीजिएगा कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, वी विल सेंड अगेन यू द पीडीएफ ऑफ दैट टॉपिक। आई होप आपको समझ में आएगा और इस बार आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप आप बहुत अच्छा करेंगे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड लक।